अब सवाल आता है कि आखिर वाडवंड को ही क्यों इस मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। लेकिन क्या होता है ये हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, क्या होता है हिंटरलैंड? इस रिक्लेम स्ट्रक्चर पर 9 कंटेनर टर्मिनल, उनके रिस्पेक्टिव कंटेनर यार्ड्स और आईटीडी सीमेंटेशन ने पैचिंग प्लांट का काम इनिशियल स्टेजेस में शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ NH-48 के बाजू में तवा और खोड़ गांव के बीच में। वाडवंड गांव की एक हिस्टोरिक आइडेंटिटी है शंखोदर। कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज से ये बताया जा रहा था कि वाडवंड पोर्ट के कारण अगल बगल के कई सारे गांव पूरी तरह से विस्थापित किए जाएंगे। काफी रिसेंटली में जो चर्चे में रहा वो बड़ा प्रोजेक्ट है पालघर एयरपोर्ट। Simeo. हमारा भारत देश और उसकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं, बल्कि हर सेक्टर के बारे में हमें कुछ ना कुछ डेली सुनने मिलता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में इंडिया को चाहिए होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो, यानी वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट्स। वेस्टर्न इंडिया के अगर हम पोर्ट्स देखें जैसे JNPT, मुंद्रा, मार्मुगांव, कांडला, तो ये सारे पोर्ट्स ऑलमोस्ट अपनी फुल कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं। और इसी चीज के लिए बनाया जा रहा है वाडवंड मेगा पोर्ट, जो इंडिया के सबसे बड़े और मोस्ट एम्बिशियस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाला है। तो हम इस वीडियो में इसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी वाडवंड पोर्ट के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि गवर्नमेंट के सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 76,200 करोड़ की लागत पर बनाया जाने वाला ये पोर्ट कहाँ बनेगा, इसका लेआउट और स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसे लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। इसी के साथ इस पोर्ट को मिलने वाली जो रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, जो इस प्रोजेक्ट को और भी पावरफुल बनाती है। हम ये भी समझेंगे कि इस पोर्ट के आने से, इस मेगा पोर्ट के आने से मुंबई का नया एक्सटेंशन यानी मुंबई 4 कैसे डेवलप होगा। और अगर आपने न्यूज़ में वाडवंड पोर्ट के बारे में पढ़ा होगा तो आपने कई सारे टेक्निकल टर्म्स पढ़े और सुने होंगे। इस वीडियो में मैं ये भी ट्राई करूंगा कि उनमें से मेजॉरिटी टर्म्स का सिंपल लेमन एक्सप्लेनेशन और सिग्निफिकेंस आपको क्लियरली बता पाऊँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी यानी सितंबर 2025 तक वाडवंड पोर्ट के प्रोग्रेस में कितना काम हुआ है और इसकी फ्यूचर में टाइमलाइन कैसी होगी, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। देखो, ये वीडियो मेरे चैनल पर वाडवंड पोर्ट के बारे में पहला वीडियो है, तो इसे मैं एक इंट्रो वीडियो के रूप में आप तक प्रेजेंट कर रहा हूँ। फ्यूचर में जब हम मेरे चैनल पर बाकी प्रोजेक्ट्स जैसे इस वाडवंड पोर्ट के भी वर्क अपडेट देखेंगे, तब मुझे हर बार इसके बारे में बेसिक्स से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फंडामेंटल्स बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन मेरे व्यूअर्स को बेसिक्स या फंडामेंटल जानने हो उन्हें मैं इस वीडियो का लिंक दे दिया करूंगा। और ऑब्वियसली उन फ्यूचर वीडियोस के दौरान अगर कुछ नया डेवलपमेंट आता है या कुछ नया डिक्लेयर होता है तो उसके बारे में हम उस स्पेसिफिक वीडियो में ज़रूर जानेंगे। तो ऑब्वियसली ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा क्योंकि मैं हर सेगमेंट को डिटेल में लेकिन इजी और समझने लायक तरीके में एक्सप्लेन करूंगा। वाडवंड पोर्ट से होने वाली हर एक पॉसिबल डेवलपमेंट और बेनिफिट को हम देखेंगे। और मैंने इस टॉपिक को मल्टीपल पार्ट्स या मल्टीपल वीडियोस में स्प्लिट करने के बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में बनाया है। यूट्यूब के चैप्टर फीचर का यूज़ करके इसे कन्वीनियंट बनाया है, यानी आप अगर आपके स्क्रीन पे हवर करोगे तो नीचे आपको चैप्टर्स अलग अलग दिखाई देंगे। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी लंबा लगे तो आप आपके कन्वीनियंस के अनुसार जब चाहिए तब उस चैप्टर से कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर अभी भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तो मेरी एक छोटी अपील है कि आप आपके अवेलेबिलिटी के अनुसार ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। मैं ये कहीं भी नहीं चाहता हूँ कि लोग आधा ही वीडियो देख के उसको आधा ही समझ के लोगों तक आधा ही शेयर करके उन्हें मिसगाइड करने की कोशिश वगैरह करें। इसलिए मैंने ये वीडियो काफ़ी लंबा बनाया है ताकि सबको सब चीज़ें एकदम क्लियरली समझ आए। ये पार्ट है मेरे पर्सनल इंट्रो या ओपिनियन के लिए। कहते हैं व्हेन यू रन आफ्टर योर पर्पस रन्स टूवर्ड्स यू, या रूमी के शब्द में बोलूँ तो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। मेरे इस यूट्यूब चैनल की जर्नी ने मुझे रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी क्लोजली जोड़ा और धीरे धीरे मुझे इस फील्ड का एक पैशनेट एंथुजियास्ट बना दिया। इंफ्रा को चेस करते करते मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मेरे इतने करीब आ जाएगा। वाडवंड पोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा नज़दीकी प्रोजेक्ट है
ऑफ कोर्स बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और विराट क्वाड्रुप लिंक मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट जरूर है, लेकिन वाधवन पोर्ट मेरे लिए एक होम प्रोजेक्ट जैसा है। या फिर ऐसे भी कह सकता हूँ कि करंटली ये मेरा भाग्य है कि वाधवन पोर्ट से सबसे क्लोजेस्ट इंफ्रा एंथुजियास्ट कंटेंट क्रिएटर मैं हूँ। चलो वाधवन पोर्ट के डिटेल में जाने से पहले एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर लेते हैं कि इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देश भर से जब भी इस पोर्ट के बारे में चर्चा होती है तो अनजाने में कई बार लोग इसके नाम का हाई लो कर देते हैं। कोई वधवान बोलता है, कोई वंधावन बोलता है, कोई वधवन बोलता है, लेकिन आपको इस जगह का नाम सही तरीके से प्रोनाउंस करना है तो वो होता है वाधवन। पिछले साल अगस्त 2024 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पालघर में वाधवन पोर्ट का भूमि पूजन किया था तब उन्होंने इस जगह का नाम एकदम करेक्टली प्रोनाउंस किया था। दुनिया में वाधवन पोर्ट की बराबरी करने वाले 20 मीटर जितनी गहराई वाले बहुत कम बंदरगाह है। और आज उस भूमि पूजन के एक साल बाद हम देखेंगे कि वाधवन पोर्ट का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है और इसे किस रफ्तार और प्रायोरिटी से बनाया जाएगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट के मेन इंट्रो की तरफ। वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के डहाणू तालुका की कोस्ट पर बसे वाधवन गांव के नजदीक डेवलप किया जा रहा है, जो कि सेंट्रल मुंबई से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका करंट अलॉटेड बजट 76,000 करोड़ या 76,000 करोड़ रुपीस है। जस्ट इनिशियल बजट के कंपैरिजन के तौर पे देखें तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 1.08 लाख करोड़ और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे 1 लाख करोड़ के बजट के प्रोजेक्ट्स हैं। वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड या वीपीपीएल, जिसमें मेजर स्टेक्स है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का और साथ है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। जैसे मुंबई के सबर्बन रेल के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है एमआरवीसी या बुलेट ट्रेन के लिए है एनएचएसआरसीएल, वैसे ही वाधवन पोर्ट के लिए रहेगा वीपीपीएल। अब सवाल आता है कि आखिर वाधवन को ही क्यों इस मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। इसका सबसे बड़ा रीजन है नेचुरल डीप ड्राफ्ट। यहाँ समुद्र की डेप्थ 18 से 20 मीटर है, जो दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर वेसल को भी बिना ड्रेजिंग के संभाल सकता है। अब अगर ड्रेजिंग को एक सिंपल वे में समझाओ तो जो पोर्ट का सीबेड होता है वहां से रेत, मिट्टी या चट्टान को हटाना सो एज उसकी डेप्थ बढ़ाई जा सके। देखो ड्रेजिंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी महंगी होती है और इससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन वाधवन के केस में ये बात नहीं है। मुंबई पोर्ट पर ट्रैफिक और कंजेशन को कम करने के लिए एक सैटेलाइट पोर्ट की ज़रूरत 1990s में महसूस की गई थी। 1991 में भारत की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के बाद इंटरनेशनल ट्रेड और कार्गो वॉल्यूम खासकर वेस्टर्न कोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। 95-96 तक भारत का सबसे पुराना और बिजिएस्ट मुंबई पोर्ट 20 मिलियन टन तक कार्गो संभालता था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बड़ी डिफिकल्टीज आया करती थी, जैसे उथले पानी या शैलो वाटर्स के कारण लगातार ड्रेजिंग करनी पड़ती थी। फिर पोर्ट का एरिया काफ़ी भीड़ भाड़, ऑब्वियसली क्योंकि मुंबई सिटी का एरिया था। 1989 में बना जेएनपीटी या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई पोर्ट के लिए ऑलरेडी एक सैटेलाइट पोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन कुछ ही सालों में वहाँ पर जो कंटेनर ट्रैफिक की कैपेसिटी है वो अपनी लिमिट तक पहुँच रही थी और अंदाजा था कि 2000s के शुरुआती दशक में ही वो अपनी सैचुरेशन लेवल पर पहुँच जाएगी। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक नए गहरे पानी वाले ग्रीनफील्ड पोर्ट की ज़रूरत महसूस की। प्लान ऐसा था कि बड़े जहाज़ों के लिए एक बेहतर और इकोनॉमिकल अकोमोडेशन दिया जाए। फिर 1996 में सरकार ने साइट सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू की। इसमें हाइड्रोग्राफिक चार्ट, ज्वार के आंकड़े यानी टाइडल डेटा और जियोलॉजिकल सर्वेस के आधार पर दाहनू तालुका को चुना गया। फिर उसी दौरान इस नए पोर्ट के लिए बूट मॉडल पर यानी बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर टेंडर मंगाए गए। फरवरी 1997 में पीएनओ ऑस्ट्रेलिया, जो उस वक्त पीएनओ पोर्ट्स यूके की एक सब्सिडरी थी, उन्हें बोईसर के वेस्ट में आलेवाड़ी एरिया में इस पोर्ट को बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया। लेकिन जब पीएनओ की टेक्निकल टीम ने ऑन ग्राउंड सर्वे किए तब उन्हें वाधवन के कोस्ट के आगे का एरिया बेटर लगा। यहाँ का समुद्र तल, जिसे बैथीमेट्री बोलते हैं, ज़्यादा खड़ा और डीप था। यहाँ की जियोलॉजी या भूगर्भ स्टेबल था, जिसको भूकंपीय जोखिम या सेस्मिक रिस्क कम थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर नेचुरली 20 मीटर का ड्राफ्ट समुद्र में काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, जिसका मतलब था यहाँ पर ड्रेजिंग पर खर्चे नहीं होंगे और बड़े से बड़े जहाज भी आसानी से लग पाएंगे। इसी अपडेट को पीएनओ ने दिसंबर 1997 में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को दिए हुए ब्लूप्रिंट में ऑफिशियली शामिल किया
लेकिन मल्टीपल इश्यूज और कंसर्न्स के चलते उस वक्त इस पोर्ट के मटेरियलाइजेशन को बढ़ती नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान डहाणू तालुका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी या DTEPA भी स्थापित की गई, जिन्होंने इस पोर्ट के तब भी के डिजाइन को डहाणू के फ्रेजाइल एरिया के लिए इकोलॉजिकली इम्परमिसिबल डिक्लेयर किया था। लेकिन फिर उन्हीं ट्रैफिक और कंजेशन के इश्यूज के चलते फाइनली 2015 में इस पोर्ट का टॉपिक वापस फोकस में लाया गया, जब JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने इस पोर्ट के लिए MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसमें AECOM और उनके एसोसिएट्स को इस पोर्ट के रिवाइज्ड फिजिबिलिटी स्टडी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DPR बनाने का काम सौंपा गया, जो पहले के फ्लैग्ड डिजाइन के ड्रॉबैक्स और इश्यूज को एड्रेस करके बनाई गई हो। इस ओल्ड डिजाइन से न्यू डिजाइन के ट्रांजिशन के बारे में थोड़ी और डिटेल में हम रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में भी जानने वाले हैं। नए मॉडिफाइड डिजाइन के साथ मई 2022 में JNPA ने DTEPA को वाडवन पोर्ट के क्लियरेंस के लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट किया, जिसे फाइनली DTEPA ने जुलाई 2023 में फाइनल क्लियरेंस दे दिया। अब जहां JNPT जैसे मेजर पोर्ट की डेप्थ 15 मीटर है, वही वाडवन के सामने ये डेप्थ 20 मीटर तक मिलती है। यही डेप्थ एडवांटेज इस पोर्ट को कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल बनाता है, जिसके चलते इंडिया की डिपेंडेंसी कोलंबो, दुबई या सिंगापुर जैसे एक्सटर्नल पोर्ट पर से काफी कम हो जाएगी। दूसरा, ये पोर्ट JNPT और मुंबई पोर्ट के नॉर्थ में और मुंबई के इन दोनों पोर्ट्स और हजीरा पोर्ट के अप्रोक्सीमेट सेंटर में बसा हुआ है, और इन पोर्ट्स की कैपेसिटी काफी जल्द सैचुरेशन लेवल पर आ जाएगी। तो वाडवन पोर्ट एक नेचुरल एक्सटेंशन बनकर इनकी भीड़ को कम करेगा और फ्यूचर की नीड्स को एब्जॉर्ब करेगा, और ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट महाराष्ट्र को होगा। तीसरा रीजन, वाडवन पोर्ट से हिंटरलैंड कनेक्टिविटी को कनेक्ट करना काफी आसान है। अब ये हिंटरलैंड कनेक्टिविटी वर्ड के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन क्या होता है ये हिंटरलैंड कनेक्टिविटी? क्या होता है हिंटरलैंड? हिंटरलैंड का मतलब होता है अंदरूनी क्षेत्र या इनलैंड एरियाज, जो किसी पोर्ट से जुड़कर डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। देखो, पोर्ट तो एक गेटवे है समुद्र का, लेकिन उसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब वहां पे आया हुआ सामान या कमोडिटीज जल्दी और सस्ते में फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर सेंटर तक पहुंचे। वाडवन पोर्ट की हिंटरलैंड कनेक्टिविटी काफी मजबूत होने वाली है। WDFC आर्म, फिर एक्सप्रेसवे कनेक्शन, बुलेट ट्रेन के साथ विसिनिटी, ये सारे पॉइंट्स वाडवन पोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी देते हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ी ही देर में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन इन्हीं सब रीजन के चलते वाडवन पोर्ट सिर्फ एक कोस्टल फैसिलिटी नहीं, बल्कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया का एक ग्लोबल ट्रेड गेटवे बन जाएगा। और इसी के चलते इस वाडवन की साइट को एक स्ट्रेटेजिक, कॉस्ट इफेक्टिव और फ्यूचर रेडी पोर्ट साइट के तौर पे चुना गया है। अब जानते हैं इस वाडवन पोर्ट के स्ट्रक्चर और लेआउट के बारे में। अगर हम इसके करंट लेआउट की तरफ देखें तो ये पोर्ट नियरली 1200 हेक्टेयर से ज्यादा के एरिया में फैला होगा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफशोर रिक्लेमेशन पर बेस्ड है, यानी जो मेन टर्मिनल है वो एग्जिस्टिंग कोस्ट लाइन से दूर समुद्र के अंदर रिक्लेम लैंड पर बनाया जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड जैसे स्ट्रक्चर पर पूरा नया बनाया जाएगा। इस रिक्लेम स्ट्रक्चर पर 9 कंटेनर टर्मिनल, उनके रिस्पेक्टिव कंटेनर यार्ड्स, 4 मल्टीपर्पज बर्थ और 2 लिक्विड कार्गो बर्थ की प्रोविजन है। इसी टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में इस पोर्ट का रेल यार्ड भी रहेगा, जहां पर जो कार्गो शिप से उतारा जाएगा उन्हें रेल माउंटेड क्रेन्स के सहारे ट्रेन्स पर लोड किया जाएगा। उसी तरह जिन कंटेनर्स को बाय रोड जाना है, उनके लिए जो ट्रेलर्स लगेंगे, उनके लिए जो पार्किंग स्पेस है वो भी इसी कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल रहेंगे। कंटेनर वेसल यानी शिप्स की एंट्री पोर्ट के नॉर्थ वेस्ट साइड से होगी। यहाँ पर टर्निंग बेसिन से होते हुए टग बोट्स के सहारे उन्हें डेजिग्नेटेड टर्मिनल पर लाया जाएगा, जहाँ पर कार्गो की अनलोडिंग होगी। समुद्र की लहरों की मार से इस पूरे टर्मिनल को बचाने के लिए वेस्टर्न साइड में एक काफी लंबा ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर हमें बहुत सारे मरीन प्रोजेक्ट्स के अराउंड देखने मिलते हैं। अगर कंपैरिजन के तौर पे देखें तो दुबई के पाम जुमेरा के बाउंड्री के अराउंड जो प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, उससे इसकी एक सिंपल कंपैरिजन हो सकती है कि जो काम वो स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं वही काम ये ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर हर मरीन प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। पोर्ट के जो एंसिलरी और ऑपरेशन बिल्डिंग्स है वो कोस्ट लाइन से जुड़ी रिक्लेम लैंड पर बनाए जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स में मेन एंट्रीज, कस्टम बिल्डिंग्स, जो फर्टिलाइजर्स और LPG के लिए रेल यार्ड बनेंगे वो, और फिर बाकी जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे पोर्ट का मैनेजमेंट होगा, वो सब रहेंगे। इन 2 कॉम्प्लेक्सेस को जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर 2 अलग ट्रेसल्स बनाए जाएंगे,
जिसमें से एक रेल के लिए रहेगा और एक रोडवेज के लिए रहेगा। देखो, ये ट्रेसल्स के स्ट्रक्चर नॉर्मल ब्रिजेस से थोड़े अलग होते हैं। कन्वेंशनल ब्रिजेस में अगर हम देखें तो काफ़ी दूर डिस्टेंस पर पियर्स रहते हैं, उसके ऊपर पियर कैप आती है, फिर उसके ऊपर गर्डर्स और फिर उसके ऊपर आता है डेक स्लैब। ट्रेसल्स के डिज़ाइन में एक दूसरे से काफ़ी क्लोज रखे हुए जो पियर्स या फ्रेम्स रहते हैं वो रखे जाते हैं, जिसके ऊपर डेक बनाया जाता है, जिसके ऊपर से रेल या रोड कनेक्टिविटी चलेगी। मरीन प्रोजेक्ट्स में कन्वेंशनल ब्रिजेस की जगह पर ट्रेसल्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो बिना रिक्लेमेशन के बनाए जा सकते हैं। अब जानते हैं हम वाडवंड पोर्ट की कैपेसिटी के बारे में। वाडवंड पोर्ट जब पूरी तरह से बन के ऑपरेशनल होगा तो उसमें टोटल 9 कंटेनर टर्मिनल रहेंगे, जिसमें हर एक की कैपेसिटी लगभग 1 किलोमीटर बर्थ लेंथ जितनी होगी। तो यहाँ पर अराउंड 20 बर्थ होंगे, जिनकी टोटल हैंडलिंग कैपेसिटी 23 मिलियन TEUs पर ईयर होगी। अभी देखो, इस TEU शब्द को भी आपने काफी बार सुना होगा। TEU एक एब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। ये एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड है जिससे दुनिया भर के जो कंटेनर शिप्स है या पोर्ट्स है उनकी कैपेसिटी कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एक TEU का मतलब है एक स्टैंडर्ड 20 फुट लंबा शिपिंग कंटेनर जो लगभग 6 मीटर लंबा, 2.4 मीटर चौड़ा और 2.6 मीटर ऊंचा होता है। ऐसे ही कंटेनर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल और रॉ मटेरियल जैसे सामान इंटरनेशनल ट्रेड में भेजे जाते हैं। और अगर हम एक कंटेनर की कैपेसिटी देखें तो उसमें लगभग 25 से 28 टन माल आता है। तो अब जब हम कहते हैं कि वाडवंड पोर्ट की कैपेसिटी 23 मिलियन TEU पर ईयर होगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये वाडवंड पोर्ट हर साल लगभग 2.5 करोड़ कंटेनर संभाल पाएगा। इसकी कंपैरिजन के लिए अगर हम करंट कैपेसिटीज देखें तो आज के दिन में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो नवी मुंबई के पास है, जिसकी कैपेसिटी सितंबर 2025 में BMCT यानी भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के ओपन करने के बाद लगभग 10.7 मिलियन TEU पर ईयर हो गई है। फिर दूसरे नंबर पे आता है मुंद्रा पोर्ट, जिसकी करंट कैपेसिटी है 8.7 मिलियन TEU पर ईयर। वही अगर हम वाडवंड पोर्ट की बात करें तो सिर्फ फेज 1 में ही इसकी कैपेसिटी 15 मिलियन TEU पर ईयर होगी। और जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से यानी फेज 2 के साथ कंप्लीट होगा तब इसकी कैपेसिटी होगी 23 मिलियन TEU पर ईयर, जो JNPT और मुंद्रा की कंबाइंड कैपेसिटी के भी 1.2 टाइम्स है। ये कैपेसिटी वाडवंड पोर्ट को सीधे सीधे इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट और दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट के लिस्ट में ला देता है। इस मेन कैपेसिटी के अलावा भी 4 मल्टीपर्पज बर्थ, लिक्विड बर्थ और रोरो फैसिलिटीज भी तैयार की जाएंगी यहाँ पर। अगर करंट अप्रूव्ड लेआउट वाइज देखें तो पोर्ट के मेन कॉम्प्लेक्स में 5 सेक्शन का रेल यार्ड होगा, जहां पर हर एक सेक्शन में लगभग 6 गुड्स ट्रेन साथ में लोड या अनलोड की जा पाएगी, जिससे इस पोर्ट पे आए हुए कंटेनर्स को देश भर में भेजना भी काफी फास्ट हो जाएगा। अब जब ये फ्रेट्स या जो कंटेनर्स है या जो ट्रेलर्स है वो यहाँ से निकलेंगे, तब आता है टॉपिक वाडवंड पोर्ट के कनेक्टिविटी का। देखो, इस सेक्शन को हम पहले शॉर्ट में समझेंगे। तो अगर शॉर्ट में बताओ तो करंट प्लान के हिसाब से जो प्रपोज किए हुए कनेक्टिविटी ऑप्शंस है उसमें से सबसे पहला आता है 32 किलोमीटर लंबा 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जो इस वाडवंड पोर्ट को NE4 यानी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे और NH48 यानी मुंबई अहमदाबाद हाईवे से डायरेक्ट जोड़ेगा। फिर आता है 104 किलोमीटर लंबा एक कनेक्टर हाईवे जो इसी वाडवंड हाईवे को आगे समृद्धि एक्सप्रेसवे तक जोड़ेगा। फिर आता है 19 किलोमीटर लंबा डबल लाइन हाई राइज रेलवे लिंक जो वाडवंड पोर्ट को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या WDFC से कनेक्ट करेगा। इसके बाद आता है एक नियर बाय प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फिर आता है एक काफी फ्यूचरिस्टिक आइडिया जो काफी रिसेंटली न्यूज में रहा, वो है वाडवंड से JNPT के बीच फ्रेट या गुड्स जो बोलते हैं उसका हाइपर लूप कनेक्टर। देखो, इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवे और हाईवे की अलाइनमेंट फाइनल हो चुकी है और उनके काफी इनिशियल ग्राउंड वर्क भी हमें दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी स्टडी शुरू है और जो समृद्धि कनेक्टर है उसका अप्रूवल हो चुका है। तो इन सब के बारे में डिटेल हम करंट अपडेट सेक्शन में जानेंगे, क्योंकि उनके हमें करंट अपडेट्स देखने मिल रहे हैं। अभी करंट अपडेट्स तक जाने से पहले ये देख लेते हैं कि इस पोर्ट के कामों का एग्जीक्यूशन प्लान कैसा होगा। इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो हमारे फ्यूचर में आने वाले अपडेट वीडियो में और भी डिटेल में जानने मिलेगा, जब भी
एक्चुअल ग्राउंड वर्क जो है वो आगे बढ़ेंगे, तो तब हमें और अच्छे से देखने मिलेगा कि काम कैसे कैसे और किस सीरीज में हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम पोर्ट के ऑपरेशन के बारे में नहीं, उसके कंस्ट्रक्शन प्लान के बारे में जानेंगे। जैसे यूजुअली कोई भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो होते हैं वो फेज वाइज मैनर में कमीशन किए जाते हैं, उसी तरह वाडवण भी 2 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। पूरे दोनों फेजेस कंप्लीट होने के बाद वाडवण पोर्ट अपनी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाएगा। तो अब देखते हैं फेज 1 और फेज 2 कैसे डिवाइड किए हैं। फेज 1 मेजॉरिटी पार्ट है। फेज 1 में हमें देखने मिलेगी अप्रोच चैनल की ड्रेजिंग, फिर जो मेन टर्मिनल है उसकी बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन। इसी मेन टर्मिनल का जो लगभग 1200 हेक्टेयर का एरिया है उसमें से 850 हेक्टेयर की रिक्लेमेशन का काम हमें देखने मिलेगा। फिर जो हमने ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर का डिस्कशन किया था उसका भी कंस्ट्रक्शन फेज 1 में ही होगा। मेन टर्मिनल का जो रेल यार्ड बनने वाला है उसमें से 5 सेक्शन में से 3 सेक्शन का काम हमें फेज 1 में दिखाई देगा। एंसिलरी कॉम्प्लेक्स यानी जो नियर शोर रिक्लेमेशन है वो भी फेज 1 का ही हिस्सा है। फिर ऑफ कोर्स रोड और रेल कनेक्टिविटी यानी जो हिंटरलैंड कनेक्टिविटी हमने डिस्कस की उसमें से जो हाईवे और डीएफसी का कनेक्शन है वो ऑफ कोर्स फेज 1 में ही पूरा किया जाएगा। और फिर जो बाकी यूटिलिटी वर्क्स है जैसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ये सब काम भी हमें फेज 1 में देखने मिलने वाले हैं। फेज 1 का कंस्ट्रक्शन भी 6 अलग अलग पैकेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें से जो पैकेज 2 है उसका काम ऑलरेडी आईटीडी सीमेंटेशन को अलॉट किया जा चुका है। इसके बारे में और डिटेल हम करंट अपडेट चैप्टर में देखेंगे। वही अगर फेज 2 की बात करें तो मेन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का जो बचा हुआ 357 हेक्टेयर का रिक्लेमेशन है वो, और जो रेल यार्ड के 2 सेक्शन है वो कंप्लीट किए जाएंगे। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि फेज 1 इज अ मेजर पार्ट। एग्जीक्यूशन के पार्ट में एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा वाडवण पोर्ट का जो हाईवे बन रहा है उसके अलाइनमेंट में आने वाले गारगांव विलेज में, जहां ये जो हिली पार्ट है वहां पर एक स्टोन क्वारी सेटअप की जाएगी। इस क्वारी से जो पत्थर निकाले जाएंगे वो ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में और मेन टर्मिनल के बाउंड्री वॉल के कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे। अब एक नजर डालते हैं हम वाडवण पोर्ट से होने वाले बेनिफिट्स पे। इस वाडवण पोर्ट से सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न इंडिया को फायदा होगा। अगर इसके नेशनल लेवल के बेनिफिट्स को मैं समराइज करूं तो सबसे पहले तो इस पोर्ट के कारण 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन या फिर जॉब्स क्रिएट होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर जो एक्सपोर्टर्स है उनको लॉजिस्टिक कॉस्ट में 20 से 25% का रिडक्शन मिलेगा। कोस्टल महाराष्ट्र और पूरे कोंकण बेल्ट को ही इसका डायरेक्ट इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा। और सबसे मेन बात, भारत एक ग्लोबल शिपिंग और ट्रेड हब बनेगा। लेकिन वाडवण पोर्ट का बेनिफिट सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ही नहीं होगा बल्कि आसपास के एरिया के जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ इस पोर्ट के कारण क्रिएट होंगी। देखो, सबसे पहले तो पोर्ट के कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के दौरान डायरेक्टली कई सारे जॉब क्रिएट होंगे, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। वैसे ही इस पोर्ट के कनेक्टिविटी के लिए जो नए रोड्स, जो रेलवे लिंक और जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो इस एरिया के जो गांव और कस्बे हैं उनको डायरेक्ट इंटरनेशनल सप्लाई चेन से जोड़ देंगे। इससे डायरेक्ट फायदा ये होगा कि इस एरिया के जो फार्मर्स, फिशरमैन या छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको भी अपने प्रोडक्ट्स को बड़े मार्केट्स तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से लेकर वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटलिटी और सर्विस सेक्टर के कारण यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें लंबे समय तक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर सिंपली बोलूँ तो वाडवण पोर्ट सिर्फ देश की इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि पालघर और उसके जो अगल बगल के एरियाज है उनकी लोकल इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट देगा। देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो पालघर, डहाणू, बोईसर स्ट्रेच के जो लोग हैं वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए रोज़ाना मुंबई ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो फास्टेस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल ट्रैवल ऑप्शन है वो है सबर्बन लोकल्स। लेकिन सोचिए, वसई जैसे एक नज़दीकी एम्प्लॉयमेंट हब तक जाने के लिए भी कम से कम 1 घंटा लग जाता है। और अगर मैं बात करूँ कोर मुंबई की हाई पेइंग जॉब्स की तो यहाँ से लोगों को कम से कम 2 से ढाई घंटा एक डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ता है और उतना ही रिटर्न आने के लिए। मतलब एक इंसान अपने दिन के 5 से 6 घंटे सिर्फ ट्रैवल में ही खर्च कर देता है। देखो, विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट अभी कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन तब तक एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क की कैपेसिटी के लिमिटेशन के कारण मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। तो इससे ये होता है कि लोगों को सुबह 3 या 4 बजे उठ के अपनी जर्नी शुरू करनी पड़ती है और घर लौटते लौटते 9, 10 या कभी कभी 11 भी बज जाते हैं।
लेकिन वाडवण पोर्ट के आने से अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रीज के साथ साथ ही मुंबई जैसी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज इसी एरिया में क्रिएट होगी। मतलब आने वाले जनरेशन्स को वो 4 बजे सुबह उठ के नींद की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस के साथ साथ बाकी सेक्टर्स भी ग्रो होंगे। जैसे नए नए कॉलेजेस यहाँ पे बनाए जाएंगे तो स्टूडेंट्स को भी अपने घर से दूर जाने की या घर से अलग रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आखिर कितने जनरेशन और कितने साल लोगों को अपने घर चलाने के लिए अपने घर से ही दूर रहना पड़ेगा या तो अपनी नींदें कुर्बान करनी पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के बनने से यहाँ के लोगों का फ्यूचर, उनका लाइफस्टाइल, उनके बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन पूरी तरह से बदल जाएंगे। इसके अलावा भी वाडवण पोर्ट से होने वाले और भी लोकल स्पेसिफिक बेनिफिट्स हम नेक्स्ट चैप्टर यानी करंट अपडेट्स और फ्यूचर वर्क्स में देखने वाले हैं। तो अब तक जो चैप्टर थे उसमें हमने वाडवण पोर्ट के स्टैटिस्टिकल डेटा और जो फंडामेंटल डेटा है उसके बारे में जाना। अब हम बढ़ते हैं वाडवण पोर्ट के करंट अपडेट में, मतलब अब तक क्या क्या काम हुए हैं सितंबर 2025 तक। अच्छा, आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि अब तक हमने हाईवे और रेलवे की अलाइनमेंट क्यों नहीं देखी। वो पूरी तरह से करंट अपडेट सेक्शन में मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि उनका जो इनिशियल ग्राउंड वर्क है वो हमें दिखाई दे रहा है। हम कुछ ही देर में उस अलाइनमेंट पे ऑन साइड जाके देखेंगे कि वो हाईवे और रेलवे लाइन कहाँ से और कैसे पास होगी। लेकिन वहां पे जाने से पहले ये देख लेते हैं कि वाडवण पोर्ट के जो टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका ऑफिशियल वर्क कहाँ तक आगे बढ़ा है। सबसे पहले वाडवण पोर्ट के डिजाइन में लगने वाले जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के काम का जो LOA है यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसको VPPL ने यानी वाडवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड ने अक्टूबर 2024 में दिल्ली की कंपनी एनवायरमेंटल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अराउंड 39 लाख के बजट पे अलॉट किया। फिर अक्टूबर 2024 में ही VPPL ने फिशरमैन कंपनसेशन बिल्डिंग का काम का LOA नवी मुंबई की बिल्डिंग एनवायरमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 6.4 करोड़ की लागत पे अलॉट किया। एनवायरमेंटल और CRZ क्लियरेंसेस के चलते जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का जो LOA है वो नवंबर 2024 में VPPL ने चेन्नई बेस्ड कंपनी ABC टेक्नो लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अराउंड 3 करोड़ 44 लाख की लागत पर अलॉट किया। एग्जीक्यूशन के पार्ट में जो हमने पैकेज 2 देखा, जिसके तहत जो नियर शोर रिक्लेमेशन, जिसमें एंसिलरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा या पोर्ट के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, उसका काम दिसंबर 2024 में इंफ्रा कंपनी ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड को EPC मॉडल पे यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल पे 1648 यानी 1648 करोड़ की लागत पर दिया गया। और ITD सीमेंटेशन ने इस पैकेज के काम के लिए लगने वाले बैचिंग प्लांट का काम इनिशियल स्टेजेस में शुरू कर दिया है। ITD सीमेंटेशन के बारे में जानें तो देश भर के कई सारे सिविल और मरीन प्रोजेक्ट्स में इनका नाम रहा है, जिसमें कोलकाता, नागपुर, दिल्ली और मुंबई की मेट्रोज का भी नाम शामिल है। इस पैकेज में लगने वाला जो ड्रेजिंग का काम है उसका काम ITD सीमेंटेशन ने सब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे बेल्जियन फर्म यान दे नुल और डीमी के जॉइंट वेंचर को दिया है। फिर फरवरी 2025 में JNPA यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने UAE बेस्ड कंपनी NMDC के साथ ड्रेजिंग, रिक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन के काम का MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसके तहत NMDC ग्रुप वाडवण पोर्ट में 21,000 करोड़ की लागत इन्वेस्ट करेंगे। फिर जुलाई 2025 में VPPL ने स्पेन की कंसल्टेंसी फर्म टिप्सा और इटालियन फर्म रीना के जॉइंट वेंचर को वाडवण पोर्ट के जनरल कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे 95.26 करोड़ की लागत पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट यानी PMC का अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले तो जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए TCAP कंपनी काम कर रही है कंसल्टेंसी की, वैसे ही वाडवण पोर्ट के लिए टिप्सा और रीना कंपनी का जॉइंट वेंचर काम करेगा। और फिर अभी अगस्त 2025 में JNPA और VPPL ने चेन्नई बेस्ड कंपनी TUTR हाइपरलूप के साथ हाइपरलूप बेस्ड कार्गो मूवमेंट के डेवलपमेंट का MOU साइन किया। अब एक ऐसा बड़ा मॉडर्न पोर्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब वो सीमलेसली अपने हिंटरलैंड, फिर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ जाए। जैसे हमने हमारे एक पिछले वीडियो में देखा था ढोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यह DMIC पर एक नोड के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, वैसे ही वाडवण पोर्ट भी इसी DMIC के अंडर आता है। तो देश भर की जो कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी इस एरिया में डेवलप हो रही है। अब बस ज़रूरत है वाडवण पोर्ट को उन सबसे कनेक्ट करने की। वाडवण पोर्ट के लिए हम 3 मेजर फॉर्मेट ऑफ कनेक्टिविटी देखेंगे, रोड, रेल और एयर। वाटरवेज तो ये खुद पोर्ट है। तो अब देखेंगे हम तीनों मोड्स के बारे में।
तो सबसे पहले बात करेंगे हम रोडवेज की। वाधवन पोर्ट के लिए मेन रोड कनेक्शन के तौर पे एक 32 किलोमीटर लंबा 8 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनाया जाएगा, जो इस पोर्ट को NE4 यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और NH48 यानी मुंबई अहमदाबाद हाईवे से कनेक्ट करेगा। ये हाईवे NH248S नाम से डेजिग्नेटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेंगे। इस हाईवे के अलाइनमेंट पर जाने से पहले एक मेजर अपडेट है कि NHAI ने इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन के बिडिंग प्रोसेस 4 सितंबर को ओपन कर दिए हैं। इस स्टेज के बाद बिडर्स का नाम और L1 बिडर यानी जो सबसे कम कोट करेगा उनके नाम 23 अक्टूबर 2025 तक आना एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जो टेक्निकल इवैल्यूएशन है और जो अवार्ड का प्रोसेस है वो होने के बाद LOA जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है वो अलॉट किया जाएगा और फिर इस हाईवे का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का ग्राउंड वर्क शुरू होगा। इनिशियल फेज में मतलब फेज 1 के दौरान ये हाईवे 2+2 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन इसकी डिजाइन कुछ इस तरह रखी जाएगी कि ये फ्यूचर में 4+4 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। इसके जो सारे डिजाइन पैरामीटर्स है, चाहे वो रिवर ब्रिजेस हो, जो माइनर और मेजर ब्रिजेस हो, फिर जो रोड ओवर ब्रिजेस हो, वो 4+4 डिजाइन के ही बनाए जाएंगे। ये हाईवे एक्सप्रेसवे स्टैंडर्ड पर बनाया जाएगा क्योंकि ऑफकोर्स पोर्ट पर जो बड़े बड़े कमोडिटीज आएंगे उन्हें आप लोकल नैरो रोड से तो नहीं लेके जा सकते। जैसे हमने JNPT, मुंद्रा, दहेज और कई सारे मेजर पोर्ट्स के साथ देखा है कि एक पोर्ट को एक डेडिकेटेड हाईवे होना कंपलसरी होता है। और काफी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस NH248S को डायरेक्टली समृद्धि एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए एक स्पर भी अप्रूव किया है। ये समृद्धि का स्पर टोटल 104 किलोमीटर लंबा रहेगा और इसके लिए जो एस्टिमेटेड और अभी के लिए अलोकेटेड जो बजट है वो 2529 करोड़ यानी 2529 करोड़ रुपए जितना होगा। अब हालांकि ये NH248S जो पार्ट है वो ऑलरेडी वाधवन पोर्ट का हिस्सा है, तो उसके लिए अलग से बजट या अप्रूवल्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। 104 किलोमीटर लंबा ये समृद्धि कनेक्शंस पर समृद्धि एक्सप्रेसवे के भारवीर खुर्द इंटरचेंज से शुरू होगा और NH48 पर तवा विलेज तक चलेगा। तवा से आगे NH248S आगे कंटिन्यू हो रहा है। जो समृद्धि का स्पर है उसकी अलाइनमेंट अभी तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही उसकी कुछ फर्म अपडेट आएगी मैं फ्यूचर में उसके बारे में भी एक वीडियो बना के आप तक शेयर करूंगा। हालांकि NH248S NHAI के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन आगे जो समृद्धि का कनेक्टिंग स्पर है उसका एग्जीक्यूशन MSRDC करेंगे, जिन्होंने पूरा का पूरा समृद्धि एक्सप्रेसवे तैयार किया है। इस स्पर के बनने से वाधवन पोर्ट से जो कमोडिटीज निकलेंगे उन्हें महाराष्ट्र और भारत की ईस्टर्न पार्ट में जाने के लिए काफी आसानी होगी। बिना इस स्पर के अगर समृद्धि एक्सप्रेसवे पे जाना है तो NE4 से होके वाया विरार जाके JNPT स्पर से होके आमने तक जाके फिर वहां से समृद्धि एक्सप्रेसवे लेना पड़ता है। लेकिन समृद्धि के इस वाधवन स्पर के बनने के बाद ईस्ट बाउंड ट्रैफिक को पूरी तरह से ये डिटोर जो है वो बाईपास करने मिलेगा। लेकिन अभी चलते हैं हम तवा पे, जहां से NH248S की शुरुआत होगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ NH48 यानी नेशनल हाईवे 48 के बाजू में, जो मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे है उसके बाजू में, तवा और घोड़गांव के बीच में। इसके थोड़े ही आगे जाएंगे तो हमें चारोटी टोल प्लाजा दिखेगा, जहां से हम दहानू के लिए एग्जिट ले सकते हैं। मेरे बैकग्राउंड में देखोगे तो आप महालक्ष्मी माता मंदिर का पर्वत भी देख सकते हो। इसी स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होगा NH248S। ये पूरा एक फुल फ्लेज हाईवे नहीं है, बल्कि एक स्पर है जो वाधवन पोर्ट को कनेक्ट करता है। यही से कुछ रोड के आर्म्स निकलेंगे जो इंटरचेंज लेके जाएंगे टुवर्ड्स वाधवन। और फिलहाल यहाँ से यानी तवा से जब ये NH48 से इंटरचेंज लेके वाधवन की ओर बढ़ेगा तो वेस्टर्न रेलवे की क्रॉसिंग के पहले तक एक 8 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। उसके बाद रेलवे पैरेलल आएगी, लेकिन इस पॉइंट से स्टार्ट होगा NH248S हाईवे। यहाँ से स्टार्ट होके वेस्ट की ओर बढ़ते हुए यहाँ के काफी सारे गांव जैसे तवा, आंबेडे, नानिवली, चिंचारे, गारगांव, ऐसे कई सारे गांवों से होके गुजरेगा ये हाईवे, जिसके कारण इन गांवों का नाम उस लिस्ट में है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे वेस्ट में एक इंटरचेंज आएगा चिंचारे गांव में, जो होगा NE4 या मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ। वो हम देखते हैं कुछ ही देर में आगे। अब हम एक क्विक लुक लेते हैं NH248S के रूट अलाइनमेंट पर। यहाँ पर लगभग पूरे रूट पर ROW मार्किंग की जा चुकी है। जिन्हें नहीं पता है, ROW का मतलब होता है राइट ऑफ वे। सिंपल शब्दों में ROW एक लीगल बाउंड्री होती है जिसके अंदर ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की जा सकती है। मतलब ये वही लैंड होती है जो किसी प्रोजेक्ट के लिए अक्वायर की जाती है, जिससे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो बिना किसी रुकावट चलती रहे।
इस ROW के अंदर ही वो सारी ज़रूरत की चीज़ें आती है, जैसे कैरेज वे, इंटरचेंजेस, सर्विस रोड और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। ROW की मार्किंग हम यूजुअली दो टाइप में देखते हैं। एक जो सेंटर लाइन की होती है, जो यूजुअली रेड कलर में मार्क की जाती है, और फिर जो बाउंड्री रहेगी उस ROW की, यानी जो लेफ्ट साइड बाउंड्री और राइट साइड बाउंड्री, उसको यूजुअली येलो कलर से मार्क किया जाता है। वैसे मैंने अपने वीडियोस में इसके पहले भी बुलेट ट्रेन के महाराष्ट्र सेक्शन के ROWs एक्सप्लोर किए थे, और NH248S पर करंटली हमें कुछ ऐसे ही मार्किंग्स दिखाई दे रहे हैं। देखो, वाडवण पोर्ट के अप्रूव्ड DPR के अनुसार तवा विलेज में NH48 के ऊपर एक ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जाना था, लेकिन अभी इस समृद्धि के स्पर के चलते इस ट्रम्पेट इंटरचेंज को क्लोवर लीफ में अपग्रेड किया जा सकता है, ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो हर डायरेक्शन में सीमलेस बना रहे। करंटली मैं खड़ा हूँ NE4 यानी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहीं से या तो ऊपर से या तो नीचे से, फिलहाल उतना श्योर नहीं है, पर अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं से क्रॉस होगा NH248S। यहाँ पे एक इंटरचेंज बनाया जाएगा जो कि करंटली ऐसा डिजाइन है जिसे वाडवण से मुंबई और वाडवण से दिल्ली, वैसे ही दिल्ली और मुंबई से वाडवण की ओर आने पर फोकस रहेगा। ये लोकेशन अगर आप देखें तो ये है चिंचारे गांव, बोईसर ईस्ट का, जो नागसरी से होके हम लोग थोड़े से नॉर्थ की तरफ आते हैं, वो होता है ये चिंचारे गांव। इसके आगे अगर आप मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे बढ़ोगे तो सूर्या नदी का ब्रिज आगे आपको दिखेगा, और जिसके आगे फिर वानगांव, ईस्ट के जो ऐना गांव है वहां से होके फिर दहानू इंटरचेंज की तरफ ये हाईवे बढ़ता है। तो दहानू इंटरचेंज और पालघर इंटरचेंज के बीच में होगा ये वाडवण का इंटरचेंज। इसी इंटरचेंज के कारण इस हाईवे को, NE4 को, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे को बोईसर के रोड के साथ इंटरचेंज नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ये एक बार इंटरचेंज बन जाने पे बोईसर का इंटरचेंज लिटरली 5 किलोमीटर के डिफरेंस पे रहता, तो वो एज अ एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के लिए एक एफिशिएंट वे नहीं रहता, जिसके कारण यहाँ से आपको आगे का टुवर्ड साउथ अगर इंटरचेंज देखेंगे इस हाईवे का, तो पालघर के मासवान गांव में मिलता है और यहाँ से आगे दहानू के गंजाड़ गांव में मिलता है। यहाँ पर NE4 के साथ यानी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ जो बनने वाला इंटरचेंज है वो सेमी क्लोवर लिफ्ट डिजाइन का है, लेकिन समृद्धि स्पर के कनेक्ट होने के बाद इसे फुल्ली क्लोवर लिफ्ट में अपग्रेड किया जा सकता है। चिंचारे के आगे इस NH248S पर बनने वाला एकमेव रिवर ब्रिज बनाया जाएगा जो होगा सूर्या नदी पर। अभी चाहे फेज 1 की कंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे जो कोई मेजर स्ट्रक्चर है, चाहे रिवर ब्रिजेस हो, रोड ओवर ब्रिजेस हो, वो पहले से ही 4+4 लेन स्ट्रक्चर के बनाए जाएंगे, सो एज फ्यूचर में करंटली जो NH48 पे हमें स्प्लिट ब्रिजेस देखने मिलते हैं वैसी कंडीशन नहीं होगी। आगे सूर्या रिवर के बाद हमें यहाँ पर एक टोल प्लाजा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स NH48 या NE4 से आएंगे वो वाडवण हाईवे का टोल यहाँ पर पे करेंगे। उसके बाद ये रूट गारगांव के हिल्स तक पहुंचता है। इसके बारे में हमने कुछ देर पहले जाना कि यहाँ पर एक स्टोन क्वारी सेटअप की जाएगी। देखो, ये हिल्स इतने भी बड़े नहीं हैं कि इस हाईवे के लिए यहाँ पर टनल बनाए जाए, जो एक्सपेंसिव भी होते हैं। इससे बेहतर है कि हिल कटिंग के थ्रू रोड पास किया जाए और जो मटेरियल निकाला जाएगा उसी को वाडवण पोर्ट के कंस्ट्रक्शन में रीयूज किया जाए। अब इस एरिया के आगे बढ़ने के बाद जो रूट है वो मोस्टली फ्लैट लैंड एरिया से होकर गुजरता है। यह है लोकेशन शिगांव, वानगांव ईस्ट का या बोईसर ईस्ट का एक गांव पकड़ सकते हैं शिगांव। यहाँ पर NH248S मतलब वाडवण का हाईवे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को क्रॉस करता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बुलेट ट्रेन का काम काफी तेज गति से शुरू है, जो हम हमारे दूसरे वीडियोस में जानते ही है। पर जो वाडवण हाईवे का काम होगा वो इस कॉरिडोर के नीचे से होके आगे बढ़ेगा। इसके आगे बढ़ने पर DFC का जो लिंक है वो इस हाईवे के पैरेलल में आ जाता है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। इसी लोकेशन से बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशन 6 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है। इस NH248S और बोईसर बुलेट ट्रेन के कनेक्शन के बारे में हम फ्यूचर कनेक्टिविटी के चैप्टर में देखने वाले हैं।
अब जब इस NH248S की अलाइनमेंट वानगांव एरिया से गुजरती है तो वो क्रॉस करती है वेस्टर्न रेलवेज को और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC को, और वाधवन पोर्ट को एक रेल कनेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। अगर सारा का सारा सामान हम बाय रोड भेजे तो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी लोड आ सकता है। तो ऑब्वियसली इस WDFC से भी एक वाधवन पोर्ट तक जाने वाला स्पर बनाया जाएगा। देखो, स्पर का मतलब एक एक्स्ट्रा आर्म या कनेक्टिंग लिंक हम कह सकते हैं। DFC का ये वाधवन स्पर WDFC के न्यू पालघर स्टेशन से शुरू होगा, फिर आगे बोईसर की तरफ जाके आगे जाकर यू टर्न लेके वापस इस NH248S के अलाइनमेंट के साथ जुड़ जाएगा। ये पूरा कनेक्टिंग आर्म जो वाधवन स्पर मैं बोल रहा हूँ वो डबल लाइन का रहेगा, जो मेन WDFC की तरह ही डबल स्टैक कंटेनर को हैंडल करने के कैपेबल होगा। ये लोकेशन है विरार डानो क्वाड्रुपलिंग या WDFC या WRK क्रॉसिंग का, जो अप्रोक्सीमेट वानगांव स्टेशन के थोड़ा सा साउथ में है। और आप मेरे पीछे देख पाओगे तो DFC का न्यू पालघर स्टेशन यहाँ पर बसा हुआ है। इस लोकेशन से अप्रोक्सीमेटली मेरे पीछे से जो हाईवे है NH248S वो ये पूरे इंडियन रेलवेज के चंक को ऊपर से क्रॉस करेगा, और उसी के साथ साथ जो पालघर DFC से होके रानी शिगाव से घूम के जो DFC का लिंक आएगा वो भी इस रेलवे के चंक के ऊपर से क्रॉस करके वेस्ट में टुवर्ड्स वाधवन जाएगा। ये क्रॉस करने के बाद एक मेजर क्रॉसिंग के जो पार्ट है वो तो खत्म होते हैं, फिर जो बाद में यहाँ के लोकल रोड्स है उन्हीं के साथ क्रॉसिंग्स होगी। और यहाँ पर इस अलाइनमेंट का एक स्मार्ट अप्रोच ऐसा भी रखा गया है कि इस एरिया से यानी वानगांव के ईस्ट एरिया से हाईवे और रेलवे लाइन के अलाइनमेंट साथ में चलती है। इससे लैंड एक्विजिशन प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाती है, एक ही साथ करनी पड़ती है। इससे जो अगल बगल के सेटलमेंट्स या गांव और कस्बे हैं उन्हें कम से कम एक्वायर करना पड़ता है। इस कंबाइंड कॉरिडोर की लैंड एक्विजिशन के काम एक ही एजेंसी के थ्रू किए जा रहे हैं, जिसके बारे में अगर करंटली देखूँ तो काफ़ी एक्टिवली वो काम शुरू है। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अलग अलग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद शुरू होंगे, जो हमने कुछ देर पहले देखा कि NHAI ने इसकी बिडिंग ओपन कर दी है। आगे बढ़ने पर मोगरबाव एरिया में ये अलाइनमेंट क्रॉस करता है चिंचणी वानगांव रोड को, या जिसे MSH या महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 75 भी कहा जाता है। अभी के प्लान में यहाँ पर कोई एंट्री या इंटरचेंज प्रपोज नहीं है, लेकिन फ्यूचर नीड के हिसाब से ये हो सकता है कि यहाँ पर एक एंट्री बनाई जाए या इंटरचेंज बनाया जाए, क्योंकि ये रोड वानगांव रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। इसके बाद का रूट आप देखें तो ये बावड़े, तणाशी और चिंचणी गांव के मोस्टली खेतों के एरिया से होके गुजरता है, जिससे जो एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर्स और घर है उनका एक्विजिशन और रीशिफ्टिंग मिनिमम रखा जाएगा। और फिर फाइनली ये हाईवे पहुंचता है वरोर गांव में, जहां पर ये NH248S ऑफिशियली एंड होगा।
यहीं से करंट डे टिगरेपाड़ा एरिया से वाधवन पोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन शुरू हो जाएगा। अभी हमने इस रूट के जनरल अलाइनमेंट को देखा, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे इस हाईवे के काम शुरू होंगे तब मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस के जैसे ही हम इस हाईवे पर बनने वाले जो इंजीनियरिंग और चैलेंजेस है उनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो करंटली अगर हम देखें तो सिर्फ ये 2 कॉरिडोर का ही पार्ट होगा वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट का, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। वाधवन गांव के साउथ में टिगरेपाड़ा एरिया में जब ये कंबाइंड कॉरिडोर एंसिलरी कॉम्प्लेक्स से होके जब आगे समुद्र की तरफ बढ़ेगा तो ट्रेसल्स यानी ब्रिजेस के सहारे वो मेन टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। अभी ये मेन टर्मिनल समुद्र में बनना है तो यहाँ पर तो लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके कारण प्रोजेक्ट के कॉस्ट में भी काफी एफिशिएंसी आती है। ये तो हो गए हमारे करंट कनेक्टिविटी ऑप्शन जिनके एक्चुअल ग्राउंड वर्क चाहे ROW मार्किंग ही क्यों ना हो लेकिन हमें दिखाई दे रहे हैं। नियर फ्यूचर कनेक्टिविटी की बात करें तो काफी रिसेंटली में जो चर्चे में रहा वो बड़ा प्रोजेक्ट है पालघर एयरपोर्ट, जिसे मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है। देखो, वाधवन पोर्ट से सिर्फ वो रिक्लेम्ड लैंड पे ही डेवलपमेंट होगी ऐसा तो नहीं है। इस पोर्ट के आने से जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस बढ़ेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन बढ़ेंगे, उनसे इस एरिया का अर्बनाइजेशन भी होगा। अभी जब एक नया अर्बन हब डेवलप होता है तो उसको एक फास्टर कनेक्टिविटी ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। आज की डेट में पालघर, डहाणू, बोईसर स्टेज के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट ऑलरेडी काफी लोडेड है, जिसके लिए नवी मुंबई में दिनकर भाऊ पाटिल या DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जो अक्टूबर 2025 के मंथ में इनॉग्रेट भी किया जाएगा। और वैसे ही पालघर और वाधवन एरिया की बढ़ती नीड्स को देखते हुए यहाँ पर एक तीसरा मेजर एयरपोर्ट बनना लगभग तय हो चुका है। और कमिंग फ्यूचर को ध्यान में रख के महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एयरपोर्ट की जो फिजिबिलिटी स्टडीज है वो भी शुरू कर दी है। अब पालघर एयरपोर्ट बनना तो तय है, लेकिन ये कहाँ पे बनेगा वो फिजिबिलिटी स्टडीज के रिपोर्ट ही बताएंगे। आप लोगों ने ये कई बार पढ़ा होगा कि ये एयरपोर्ट भी वाधवन पोर्ट की तरह ही रिक्लेम्ड आइलैंड पर बनाया जाएगा, लेकिन अगर आप उनमें से कोई भी आर्टिकल ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें ये मेंशन किया होता है कि इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज अभी शुरू है। फिजिबिलिटी स्टडीज से हमें उसकी पॉसिबिलिटीज, उसके एफिशिएंसी या क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो सब समझेगा। यहाँ पर ऑप्शन में या तो एक ऑफशोर रिक्लेम आइलैंड पर एयरपोर्ट बनेगा जैसे जापान का ओसाका एयरपोर्ट है या हांगकांग एयरपोर्ट है वैसा, या तो फिर एग्जिस्टिंग लैंड पे कुछ लैंड पार्सल शॉर्ट लिस्टेड है वहाँ पे, जैसे केवे के नॉर्थ में टोकरले हो गया, वानगांव के साउथ में नेवाड़े हो गया या डहाणू के ईस्ट में दापचेरी हो गया। फिजिबिलिटी स्टडी से ये समझ में आएगा कि एक ऑफशोर एयरपोर्ट टेक्निकली और एनवायरमेंटली सेफ है या नहीं। जैसे तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के कारण फ्लाइट पाथ पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, या फिर जो आइलैंड पर बनाया जाएगा उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सब फिजिबिलिटी स्टडी से ही समझने वाला है। और इसी फिजिबिलिटी स्टडी का काम महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड या MADC ने ग्रैंड थॉर्नटन और निप्पॉन कोई इंडिया की जॉइंट वेंचर को दिया है, और उनका जो रिपोर्ट है वो मार्च 2026 तक आना एक्सपेक्टेड है। उसके बाद हमें एक फर्म फाइनल ये मिल जाएगा कंफर्मेशन कि ये एयरपोर्ट कहाँ पे और कैसे बनाया जाएगा। तो हालांकि अभी तक उसका लोकेशन कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना फिक्स है कि जैसे ही वाधवन पोर्ट और सराउंडिंग एरिया का बेल्ट डेवलप होगा तो ये पालघर एयरपोर्ट एक नेचुरल एक्सटेंशन बनकर इस पूरे एरिया को देश भर और दुनिया भर से सीमलेसली जोड़ेगा। एयरपोर्ट के अलावा एक एडिशनल पैसेंजर रेल लाइन भी इस बेल्ट में वाधवन पोर्ट के चलते देखने मिलेगी। देखो, वाधवन पोर्ट से जो WDFC का आर्म है जो न्यू पालघर WDFC स्टेशन तक चलेगा वो केवल फ्रेट या गुड्स ट्रेन के मूवमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन सेंट्रल रेलवेज ने एक काफी ओल्ड प्रोजेक्ट वाधवन पोर्ट के भूमि पूजन के बाद रिवाइव किया, जो है डहाणू नासिक रेलवे लाइन। देखो, ये लाइन का प्रपोजल और चर्चा 90 से चली आ रही है, लेकिन कभी मटेरियलाइज नहीं हो पाई। वाधवन पोर्ट के आने से कनेक्टिविटी की अहमियत को समझते हुए सेंट्रल रेलवेज ने इस लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी नए सिरे से शुरू की है। अगर एक जनरल रूटिंग देखूं तो वो होगी डहाणू, वानगांव, त्र्यंबक, नासिक। ये लाइन काफी सारे एस्पेक्ट से एडवांटेजेस होगी। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के एक्सिस्टिंग लाइन को जोड़ने के लिए एक एडिशनल लिंक बनेगी। फिर महाराष्ट्र और भारत के ईस्टर्न एरिया से वाधवन एरिया में आने के लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन बनेगी। ये लाइन कॉमन लोगों के पिलग्रिमेज के लिए भी काम आएगी। इस लाइन का उपयोग कॉमन पैसेंजर नासिक जैसे हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाने के लिए भी कर पाएंगे।
करंटली अगर हम डहाणू, बोईसर या पालघर से अगर नासिक जाने की बात करें तो हमें जव्हार के घाट रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इस लाइन के आने से सिर्फ डहाणू, पालघर या नासिक के लोगों को ही नहीं बल्कि जो इंटरनल एरियाज है जैसे कासा, जव्हार, मोखाड़ा, इन एरियाज को भी काफ़ी बेनिफिट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक रेल लाइन का कनेक्शन वहाँ से गुजरेगा। इस लाइन का जो रूट है उसको वाया वाणगांव रखने का मेन रीज़न ये है कि वाणगांव इज़ द क्लोजेस्ट स्टेशन टू वाढवण पोर्ट। आज के दिन में भी वाणगांव स्टेशन से MSRTC की शेड्यूल बसेस वाढवण गांव तक चलती है। इस डहाणू नासिक रेल लाइन प्रोजेक्ट के मटेरियलाइजेशन के साथ ही वाणगांव एरिया की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ेगी। ऑलरेडी अगर हम वाणगांव में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट देखें तो वेस्टर्न रेलवेज का चौथा EMU कार शेड MRVC की तरफ से वाणगांव में बनाया जाने वाला है। इस डहाणू नासिक रेल लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद इसकी जो फाइनल अलाइनमेंट है वो जब भी पब्लिक की जाएगी तब हम उस पर अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। अब तक जो हमने देखे वो कनेक्टिविटी ऑप्शन थे जिनका कुछ ना कुछ काम हमें सुनाई या दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर में ऐड होने वाले पॉसिबल कनेक्शंस का। अब ऑब्वियसली इनमें से काफ़ी सारे कनेक्शन ऑप्शन जो है उनका कहीं पे भी कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड या ऑफिशियल मेंशन है नहीं, बट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ इंफ्रा एंथुजियास्ट हम कुछ एडिशनल कनेक्टिविटी इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में डेवलप किए जाएंगे। सबसे पहले जब भी हमने NH248S की अलाइनमेंट देखी तो वो रूट जब शिगांव एरिया से पास होता है तब उसकी क्रॉसिंग होती है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के साथ। उस पॉइंट से सिर्फ 6 किलोमीटर साउथ की ओर है बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का बोईसर हाई स्पीड रेल या बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशन। और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के फ्यूचर के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर एक्सपेंशन के बाद भारत के कई सारे शहरों को बस घंटे भर की दूरी पर लाके छोड़ेगा। और ऑब्वियसली वाढवण पोर्ट को इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से कनेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, कमोडिटीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मेगा पोर्ट को वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी देना भी इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में NH248S से बोईसर स्टेशन को डायरेक्ट कनेक्शन लिंक भी दिया जाएगा। फिर आपने रिसेंटली ये भी सुना होगा कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई मेट्रो नेटवर्क को वाढवण तक एक्सपेंड करने की बात की। मुंबई मेट्रो के करंट एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन प्लान को देखें तो विरार तक मेट्रो आ चुकी है। ऑब्वियसली विरार से वाढवण तक डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी तो शायद एफिशिएंट नहीं होगी, लेकिन एक सैटेलाइट मेट्रो रूट जो पालघर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशन, वाढवण पोर्ट और नए बनने वाले एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। इसी के साथ मुंबई का कोस्टल रोड भी पालघर तक एक्सटेंड करने का प्लान शुरू है। देखो, बढ़ते अर्बनाइजेशन के साथ इस एरिया को कोर मुंबई से मल्टीपल रूट से कनेक्ट करना जरूरी हो जाएगा और ये कोस्टल रोड उसके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। करंटली अगर हम देखें तो जो अप्रूवल स्टेज में है उत्तन विरार सीलिंग, उसके अगर हम नॉर्थ साइड के आर्म को देखें तो उसको एक एक्सपेंशन आर्म रखा जाने वाला है जो फ्यूचर में पालघर तक एक्सपैंड करने के लिए सीमलेस कनेक्शन का काम करेगा। ऐसा ही एक एक्सटेंशन आर्म हमने बांद्रा वर्ली सीलिंग के साउथ साइड देखा था, जिसको आज करंटली धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड के साथ सीमलेसली कनेक्ट किया जा चुका है। और वैसा ही एक सीमलेस कनेक्शन हमें उत्तन विरार सीलिंग का जो पालघर एक्सटेंशन होगा उसमें देखने मिलेगा। हालांकि ये कोस्टल रोड का पालघर एक्सटेंशन अभी प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में पोर्ट और एयरपोर्ट के आने के साथ साथ ही इस प्रोजेक्ट का भी काम हमें आगे बढ़ते हुए दिखेगा। अगर अभी थोड़े और स्पेसिफिक लेवल पे बात करें तो VPPL ने हाल ही में यहाँ पर 17 किलोमीटर लंबे सर्विस रोड की अनाउंसमेंट की जो यहाँ के विलेजेस भी सीमलेसली यूज कर पाएंगे। देखो, अभी उस रोड की अलाइनमेंट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जब तक मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है ये रोड्स वाढवण पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। हालांकि ये रोड प्रायोरिटी पे बनाए जाएंगे सो एज पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान एग्जिस्टिंग रोड पे कंस्ट्रक्शन व्हीकल का लोड ना आए, लेकिन ये रोड्स टोल फ्री रहेंगे जिससे यहाँ के लोकल फार्मर्स, डाई मेकर, स्टूडेंट्स भी अपने काम के लिए यूज कर पाएंगे। और अगर हम फ्यूचर के लिए देखें तो वाढवण पोर्ट को बोईसर की तारापुर MIDC को कनेक्ट करने के लिए भी रोड्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई कंसाइनमेंट तारापुर MIDC के लिए आ रहा है तो वो बड़ी चीजें यहाँ के लोकल नैरो रोड के जरिए तो नहीं लेके जा सकते। और इसी के चलते एक और ओल्ड प्रोजेक्ट को रिवाइव किए जाने की पॉसिबिलिटीज काफी हाई है जो है कोस्टल हाईवे। गुजरात साइड से देखें तो दमन और उमरगांव एरिया से महाराष्ट्र के जाई एरिया तक इसके काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में हमें इसके काम काफ़ी कम दिखाई देते हैं, जैसे डहाणू खाड़ी का ब्रिज हो गया, तारापुर बाईपास हो गया, केळवे के नज़दीक बना दांडाखाड़ी ब्रिज हो गया।
ये सब जो छोटे मोटे सेक्शन हैं वो उसी कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट के पार्ट है। NH-248 के अलाइनमेंट पर अगर हम इस कोस्टल हाईवे की क्रॉसिंग को देखें तो वरोर गांव के बाहर गांधीधाम एरिया से तारापुर बाईपास को कनेक्ट करने वाला एक चिंचणी बाईपास प्रायोरिटी पर बनाया जा सकता है। ये चिंचणी बाईपास सिर्फ वाधवन पोर्ट को बोईसर MIDC से कनेक्ट करने के ही काम नहीं आएगा, बल्कि चिंचणी गांव के लोकल रोड से ट्रैफिक का लोड भी शेयर करेगा। इससे चिंचणी गांव के स्थानिक लोगों को और चिंचणी से होके गुजरने वाले ट्रैफिक दोनों को काफी राहत मिलेगी। और हाँ, जो एग्जिस्टिंग रोड है उन्हें वाइडन भी किया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ एक पैरेलल ऑल्टरनेटिव बनाना सिर्फ एग्जिस्टिंग रोड को वाइडनिंग करने से काफी ज्यादा एफिशिएंट होगा। चिंचणी और उसके सराउंडिंग के एरिया के लोगों को तारापुर बाईपास का सिग्निफिकेंस तो पता ही होगा। अगर ये तारापुर बाईपास ना हो तो हेवी ट्रैफिक और नैरोअर रोड्स के चलते बोईसर जाना वुड बी अ सीवियर हेडेक, और वैसा ही सिग्निफिकेंट हो सकता है ये चिंचणी बाईपास। फिर जो वानगांव एरिया की बढ़ती फ्यूचर वैल्यू है उसे हमने कुछ देर पहले देखा, लेकिन इसमें और बूस्ट डालेगा एक और प्रपोज्ड प्रोजेक्ट EW या ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। EWDFC का करंट प्रपोज्ड रूट जो है वो होगा पालघर से डंकुनी तक, जो कोलकाता सिटी का एक सबब है, और DFC का पालघर यानी ऑब्वियसली वानगांव के साउथ में बनाया गया न्यू पालघर WDFC स्टेशन, जो वाधवन पोर्ट से रेल लाइन निकलेगी उसे फ्यूचर में डायरेक्टली ईस्ट की ओर कंटिन्यू किया जा सकता है। तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये EWDFC अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन के फेज में आएगा तो उसका रूट वाधवन पोर्ट से कोलकाता पोर्ट ऐसा कुछ रह सकता है। एंड यस, इस DFC जंक्शन के चलते वानगांव एक लॉजिस्टिक हब में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसी एरिया से ईस्ट की तरफ जाने के लिए गुड्स ट्रेन की लाइन अलग से रहेगी और पैसेंजर लाइन भी अलग से रहेगी, जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस की। ऑब्वियसली ये 4-5 जो प्रोजेक्ट्स है वो कहीं पर भी अप्रूवल या सैंक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन एज यहाँ का लोकल रेसिडेंट मैं मेरे पर्सपेक्टिव से ये कह सकता हूँ कि कौन से कनेक्टिविटी ऑप्शंस को प्रायोरिटी दी जाएगी या दी जानी चाहिए। अब आते हैं इस वीडियो के एक स्लाइटली सेंसिटिव टॉपिक पर, जो है लोकल रेजिस्टेंसेस या ऑब्जेक्शंस। देखो, जैसे मैंने वीडियो के डिस्क्लेमर में लिखा, इस वीडियो के जरिए किसी के भी रिलीजियस, रीजनल या इमोशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है मेरा। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन का टॉपिक नहीं डिस्कस किया जाए तो ये वीडियो काइंड ऑफ बायस्ड लगेगा। सिंस ये वीडियो इस प्रोजेक्ट का इंट्रो वीडियो है तो मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्शंस को डिस्कस करना भी जरूरी है, क्योंकि जब देश भर के लोग वाधवन पोर्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं, तब जो अपोजिस या ऑब्जेक्शंस की बात आती है वो एक्चुअल में किन चीजों के लिए किए जा रहे हैं या किए जा रहे थे, वो भी उन लोगों के लिए जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और देखो, हमने यूजुअली सोशल मीडिया पे देखा है कि बहुत सारे लोग कुछ वीडियोस को, किसी के भी कुछ वीडियोस को उठा के उन्हें कट करके, उनको एडिट करके एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये ना हो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पूरी तरह से एक सिंगल वीडियो में रखने की कोशिश की है, ताकि अलग वीडियोस को अलग टाइप से प्रेजेंट करने की ट्राई कोई ना करे। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है वाधवन गांव की एक हिस्टोरिक आइडेंटिटी है शंखोदर। ये एक प्राचीन पिलग्रिमेज स्पॉट माना जाता है जो वाधवन बीच के आगे सब टाइडल जोन में लोकेटेड है। आसपास के एरिया के कई सारे लोग इस एरिया में, जो हेवी लो टाइड या अक्षय तृतीया के दौरान एक्सेसिबल होता है, वहां पर आके अपने स्वर्गीय प्रियजनों के अस्थि विसर्जन और पिंडदान करते हैं। वाधवन पोर्ट के टॉपिक पर शंखोदर के अहमियत और एग्जिस्टेंस की चिंता काफी बार उठाई गई है, और इन्हीं ऑब्जेक्शन के चलते इनको ध्यान में रख के वाधवन पोर्ट के जो इनिशियल डिजाइन है उन्हें काफी चेंज किया गया। चलो वो देखते हैं कैसे। वाधवन पोर्ट के एकदम इनिशियल DPR में जो इस पोर्ट का डिजाइन था, उसमें जो मेन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स है वो वाधवन बीच और शंखोदर के एग्जैक्ट बीच में था। ये डिजाइन ऑब्जेक्शनेबल होने के साथ साथ ही इनएफिशिएंट भी था। टर्मिनल कॉम्प्लेक्स पे जो कंटेनर यार्ड, रेल यार्ड, ये सब जो होने थे वो इस बीच के नजदीक वाले कॉम्प्लेक्स में होने थे, लेकिन जो शिप के डॉकिंग बर्थ है वो अभी जैसे ही बाहर की तरफ रखे जाने थे, और फिर इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को ट्रेसल्स के सहारे कनेक्ट किया जाना था। इससे कमोडिटीज को शिप से अनलोड करने के बाद ट्रेन्स या ट्रेलर्स पर लोड करना भी काफी इनएफिशिएंट हो जाता, और इस डिजाइन से वाधवन या अगल बगल की कोस्ट लाइन से जो शंखोदर का कनेक्शन है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता। पर इन्हीं लोकल रेजिस्टेंसेस और कंसर्न्स के अपोजिट्स को चलते और शंखोदर की अहमियत को समझते वाधवन पोर्ट के बेस डिजाइन को ऑल्टरनेटिव्स दिए गए। और अगर हम अभी के अप्रूव्ड प्लान को देखें तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है वो शंखोदर के और भी वेस्ट में शिफ्ट किया गया है। उसी के साथ जो नियर शोर रिक्लेमेशन के कारण जो अगल बगल के गांवों का एक्विजिशन करना पड़ता, उसे भी काफी कंप्रेस कर दिया जा चुका है।
इस करंट लेआउट का एक और एडवांटेज भी है कि मेन टर्मिनल के चारों तरफ समुद्र का पानी का फ्लो कंटिन्यूस बना रहेगा। और अगर हम शंखोदर के अप्रोक्सीमेट लोकेशन को देखें तो वो मेन टर्मिनल के ईस्ट साइड यानी वाढवण साइड लोकेटेड है, जिससे कि इसके एक्सिस्टेंस और पिलग्रिमेज एक्टिविटी पर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। और क्योंकि शंखोदर मेन टर्मिनल के बैक साइड में है तो यहाँ पर कोई मरीन ट्रैफिक जैसे कंटेनर वेसल्स या कार्गो शिप्स नहीं आएंगे। इसके अलावा मेन टर्मिनल का रिक्लेम्ड कॉम्प्लेक्स एक बाउंड्री वॉल की तरह काम करेगा। तो देखो, जिन लोगों का मानना ऐसा है कि अपोजिस सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को डिले करने का काम करते हैं, वैसा नहीं है। ऐसे अपोजिस और कंसर्न्स के कारण कुछ ऐसे फ्रूटफुल आउटपुट्स भी निकल आते हैं। फिर एक दूसरे इशू पे काफी कंसर्न उठाए गए थे कि यहाँ के लोगों के रिहैबिलिटेशन के। कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज से ये बताया जा रहा था कि वाढवण पोर्ट के कारण अगल बगल के कई सारे गांव पूरी तरह से विस्थापित किए जाएंगे। अगर हम पास्ट में देखें तो कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो लैंड एक्विजिशन का तरीका था वो काफी अलग था। उस वक्त अगर आपकी जगह किसी प्रोजेक्ट में अक्वायर होती थी तो आपको एक रिप्लेसमेंट लैंड पार्सल मिलता था। अब ये जरूरी नहीं था कि आपको जो रिप्लेसमेंट लैंड मिलेगी वो आप ही के एरिया में हो। ऐसे में मेजर रिहेबिलिटेशन के कारण कई लोगों की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती थी। और अगर आपके एग्जिस्टिंग घर वहां पे है तो आपको उस लैंड पार्सल में ही गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड घर दिए जाते थे। अगर इसका एक क्विक नियर बाय एग्जांपल लूं तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के 3rd और 4th रिएक्टर के लिए जो अक्करपट्टी गांव को रिहेबिलिट किया गया वो हम देख सकते हैं। हालांकि अगर हम अक्करपट्टी के केस का ओवरव्यू देखें तो उसको बोईसर वेस्ट से शिफ्ट करके बोईसर वेस्ट में ही रखा गया, लेकिन ऐसा सब जगह पे नहीं होता था। अब चलो, रिप्लेसमेंट लैंड पार्सल्स या गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड होम्स जो है उन्हें बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते थे, लेकिन इस बार्टर सिस्टम के लैंड एक्विजिशन के कारण काफी लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी, कहीं पर दूर दूर रिहेबिलिटेशन करने के कारण। और इसी कारण से ऐसे तरीके को अपोज करना भी जायज है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के आज के तरीकों को देखें तो वो काफी अलग और एफिशिएंट है। इसी एरिया में बनने वाले कुछ और मेगा प्रोजेक्ट्स के अगर बारे में बात करें तो जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो गया या मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे हो गया, इसके लैंड एक्विजिशन में जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन या पीएपीज है उन्हें उनके लैंड पार्सल के लिए डायरेक्टली फाइनेंशियल कंपेंसेशन दिया जाता है। और अगर हम इन दो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की ही बात करें तो जो मार्केट में चल रहा रेडी रेकनर रेट है उसके 5 गुना कंपेंसेशन यहाँ पर दिया गया। और हाँ, ये जो कंपेंसेशन वैल्यू होती है वो टैक्स फ्री होती है, मतलब आपको जो अमाउंट बताई जाती है वो बिना किसी डिडक्शन के आपको दी जाती है। इस तरीके से जिन लोगों की लैंड अक्वायर हो रही है या घर अक्वायर हो रहे हैं उन्हें उसी एरिया में दूसरा लैंड पार्सल या दूसरा घर लेने काफी आसानी होती है, और जो डेली लाइफ है वो मोस्टली उसी पेस में चलती रहती है। और फिर अगर हम वाढवण पोर्ट के लैंड एक्विजिशन की बात करें तो जो NH-248S के अलाइनमेंट है वो, जो DFC स्पर की अलाइनमेंट है वो, और जो एंसिलरी कॉम्प्लेक्स या एंट्रेंस स्ट्रक्चर्स के लिए जो लैंड लगेगी उन्हीं चीजों के लिए अभी लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। यानी जो अनवेरिफाइड सोर्सेज से ये खबर थी कि अगल बगल के एरिया के काफी सारे गांव पूरी तरह से विस्थापित किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो यहाँ के लैंड एक्विजिशन के कंपेंसेशन रेट है वो VPPL और JNPA की अथॉरिटीज और यहाँ के लोगों के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए एक बोथ वे नेगोशिएशन के बाद डिसाइड किए जाएंगे। ये काम अगर सितंबर 2025 के स्टेटस में बोलूँ तो यहाँ पर काफी एक्टिवली शुरू है और इसकी फाइनल और फर्म अपडेट हमें कुछ महीनों में मिलनी एक्सपेक्टेड भी है, जिसके बाद ही लैंड एक्विजिशन और पोजीशन के काम शुरू होंगे। इस टॉपिक पे वैसे ही कुछ साल पहले तक एक अनवेरिफाइड लिस्ट ऑनलाइन सर्कुलेट की जाती थी जिसमें 21 गांवों के नाम थे। लोगों में ये काफी कंफ्यूजन और डर था कि कहीं ये सारे गांव पूरी तरह से रीसेटल तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन उस लिस्ट में उन्हीं गांवों का नाम था जो हमने थोड़ी देर पहले NH-248S के अलाइनमेंट पर देखे। देखिए, लैंड एक्विजिशन या नोटिफिकेशन जैसे गवर्नमेंट वर्क्स के लिए हर तहसील को नोटिफाई करने के लिए ऐसे कॉमन सर्कुलर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो यहाँ की कोई भी गांव, फॉर एग्जाम्पल चिंचणी गांव की अगर 2 गज जमीन भी उस हाईवे में अक्वायर होनी है तो उसका नाम उस लिस्ट में रहेगा, क्योंकि उस स्पेसिफिक गांव का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें ये बात नोटिफाई कराई जा सके। और हाईवे के अलाइनमेंट पर आने वाले गांवों का नाम उस लिस्ट में देख के ये कंक्लूजन पे आना कि वो सारे गांव रीसेटल या रिहेबिलिट किए जाएंगे इज लाइक ऐसा बोलना कि मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ के सारे गांव या सारे तालुके उठाए गए। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। बुलेट ट्रेन काफ़ी सारे गाँवों से गुजरती है, लेकिन वहाँ से उतनी ही जगह एक्वायर की जाती है जितनी उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत होती है, जिसे हम ROW या राइट ऑफ वे कहते हैं। चलो, बदलते समय
ओपन ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के साथ ये मिस इन्फॉर्मेशन या कंफ्यूजन काफ़ी सारे लोगों से कम होता गया। इन सब इश्यूज के बावजूद लोकल लोगों के इनडायरेक्ट कंपेंसेशन के लिए वीपीपीएल ने वाधवन पोर्ट में लगने वाले जो कोई ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वहां पर लोकल कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी है। ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड स्किल सेट के क्राइटेरिया के साथ, यानी अगर वाधवन पोर्ट के लिए किसी एक वैकेंसी के लिए 2 सेम स्किल और सेम क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स अप्लाई करें तो वहां पर प्रायोरिटी लोकल कैंडिडेट को दी जाएगी। इस चीज से फ्यूचर में आने वाले इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के पहले ही यहाँ पर लोकल लोगों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट्स बढ़ चुके हैं। इस अगल बगल एरिया के कई सारे लोग इसकी तैयारी में ऑलरेडी लगे हुए हैं। वीपीपीएल द्वारा पब्लिश किए गए कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, एग्जाम के लिए यहाँ के लोग अभी काफ़ी इंटरेस्ट से हिस्सा लेने लगे हैं। और मेरे पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने पहले बताया कि आखिर और कितने जनरेशन और कितने साल यहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अपनों से दूर रहेंगे। देखो, ये एक पूरा लंबा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने के लिए मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी स्टडी और रिसर्च करना पड़ा। ऑफ कोर्स ये जो कुछ डेटा है वो कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं, बल्कि ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन पे ही अवेलेबल है और काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको डायरेक्टली वाधवन पोर्ट के साइट पे ही मिल जाएगी। देखो, ये बता के मैं आपसे कोई फॉलो करने की या फाइनेंशियल सपोर्ट करने की अपील नहीं करने वाला। ये कहने के पीछे का मेरा टारगेट है कि अगर हम कोई भी चीज़ किसी अनवेरीफाइड सोर्सेज से सुनते हैं तो उसे आज के ज़माने में वेरीफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगता है। बस लगता है तो आपका समय और पेशेंस। बाकी आज के इंटरनेट के ज़माने में किसी भी चीज़ की जेन्युइन जानकारी लेना कोई मुश्किल बात तो है नहीं। लेकिन जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनके अगेंस्ट के मैनिपुलेटिव नैरेटिव्स को कितना सच मानना है और उसके बारे में सही जानकारी कैसे लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मेरी एक न्यूट्रल अपील है मेरे व्यूअर्स को, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बिना वेरीफाई और कंफर्म किए बिलीव ना करे। जैसे मैंने बताया, आज के दिन में वेरीफाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल का काम तो है नहीं। तो अब तक जो हमने इस वीडियो में देखा, एक 76,000 करोड़ की लागत पर बनने वाले वाधवन पोर्ट के साथ साथ इस पूरे स्ट्रेच या पूरे बेल्ट में जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या बनने वाले हैं वो मुंबई का अगला रूप तैयार करेंगे। वाधवन पोर्ट, पालघर एयरपोर्ट, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग, हाई कैपेसिटी कॉरिडोर्स, कोस्टल रोड, ये सब मिलकर मुंबई सिटी को एक नया एक्सपेंशन देंगे और जिसके चलते इस एरिया को अभी से फ्यूचर का मुंबई 4 कहा जा रहा है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का स्केल ऐसा होगा कि मुंबई अपनी ट्रेडिशनल बाउंड्री के बाहर निकलकर पालघर और डहाणू तक फैल जाएगा और इस नए मुंबई 4 का फाउंडेशन बनेगा ये वाधवन पोर्ट। देखो, वाधवन पोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए नए रोजगार, नए शहर, नए रोड्स, नई कनेक्टिविटी, नए सपने, इन सबको रियलिटी में बनते देखने की एक उम्मीद भी है। फ्यूचर में जब कोई इस पोर्ट को देखेगा तो वो सिर्फ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखेगा, वो हमारे भारत देश की प्रगति, विकास और सपनों को रियलिटी में बना हुआ देखेगा। जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट के फिजिकल ग्राउंड वर्क आगे बढ़ेंगे, मैं मेरे बाकी प्रोजेक्ट वीडियोस की तरह ही इस प्रोजेक्ट के भी रेगुलर वर्क अपडेट्स आप तक लाने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक पूरी तरह से देख लिया है तो दिल से थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद और समझ में आया हो। कुछ भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछ सकते हैं। मैं यूजुअली कोई भी जेन्युइन कमेंट को अनआंसर्ड नहीं छोड़ता। मिलेंगे ऐसे ही कई सारे इंट्रो या अपडेट वीडियोस में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।